यहाँ से स्टार्ट करेंगे KGSIS का यहाँ पर जो टेस्ट है BPSC का, ठीक है, इसको देखेंगे। और यहाँ से जो टेस्ट होगा ये इंडियन इकोनॉमी आपका बजट, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, राइट, ये सब यहाँ पर जो होगा वो उसमें यहाँ पर इसको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग यहाँ पर पार्ट 1 जो है वो कर चुके हैं, ठीक है। पार्ट 2 हम लोग यहाँ से करेंगे आज। तो पार्ट 2 में यहाँ से जो क्वेश्चन रहेगा 78 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। और काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है यहाँ पर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, और जो इकोनॉमिक यहाँ पर स्टैटिक प्लस यहाँ पर करंट है वो सब यहाँ पर शामिल है। इसमें आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन से हम लोग यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है। 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग राज्य समिति है उसमें 2012 का उद्देश्य नहीं था। आंसर हो जाएगा इसका जो उद्देश्य नहीं था ये था कि यहाँ पर केवल कैलोरी उपभोग या जो मानक थे उसके आधार पर निरंतर रेखाएं निर्धारित करना, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य नहीं था इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। और निर्धनता के स्तर का अनुमान लगाने के लिए एक वैकल्पिक विधि प्रदान करना और ये जांचना कि क्या निर्धनता रेखाओं को केवल एक उपभोग टोकरी के संबंध में तय किया जाना या अन्य मानदंड भी प्रासंगिक होंगे या नहीं, ठीक है। सी यहाँ से करेक्ट होगा 78 का। 79 नंबर क्वेश्चन है, 1991 के बाद पर वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों के प्रभाव के संबंध में विचार करना है। वैश्विक वस्तु व्यापार में भारत की हिस्सेदारी आमतौर पर 2.5% से नीचे रही है, जबकि वैश्विक सेवा व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक रही है। 79 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, 1991 के सुधारों से पहले भारत की अधिकतम सीमा शुल्क दर 150% से अधिक थी, जिसे बाद में व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कम कर दिया गया है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, अप्रैल 2000 से भारत में विनिर्माण क्षेत्र को सर्वाधिक संचय प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है वो प्राप्त हुआ है। तीसरी बात क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो उद्योग और आंतरिक जो संवर्धन विभाग है इसके आंकड़े की लगातार यहाँ पर ये दिखाते हैं कि सेवा क्षेत्र जो होता है ये कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आकर्षित करने को लेकर निर्विवाद के रूप में सबसे आगे हैं। और अप्रैल 2000 से अब तक कुल इक्विटी प्रवाह में इन दोनों का हिस्सा लगभग 16 से 19% तक रहा है, राइट। तो ये बात क्या होगा? गलत होगा, तीसरा। चौथी बात है, आर्थिक सुधार के बावजूद 1990 से 2020 के जो बीच GDP में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में हिस्सेदारी काफ़ी हद तक स्थिर बनी थी, ठीक है। तो चौथा क्या होगा? चौथी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 4 करेक्ट है, तो 1, 2, 4 मतलब 79 का बी। आगे आते क्वेश्चन 80 यहाँ से, बेसल समझौते के संबंध में विचार करना है। ये 1988 में जारी किया गया था और वित्तीय संस्थानों की जो पूंजी प्राप्तता है उस पर केंद्रित था। पहला 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है, क्योंकि यहाँ पर बेसल फर्स्ट समझौता 1988 में वित्तीय जो संसाधन थे, ठीक है, संस्थाएं थी, उसमें पर्याप्त पूंजी ढांचे को मजबूत करने को और प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रस्तुत किया गया था। ये सुनिश्चित करता था कि बैंक अप्रत्याशित नुकसान को सहने और बैंक विफल होने के जोखिम को कम करने के लिए पूंजी एक न्यूनतम स्तर बनाए रखे। सेकेंड बात क्योंकि सेकेंड बात यहाँ से ये वित्तीय जो संस्थान है इसकी परिसंपत्तियों को 3 अलग अलग जोखिम में श्रेणी में वर्गीकृत करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसल फर्स्ट जो बैंक की परिसंपत्ति थी इसको केवल 3 जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं करता, बल्कि इसके बजाय ये प्रत्येक परिसंपत्ति के क्रेडिट जुड़े जो जोखिम है उसके स्तर को यहाँ पर परिसंपत्ति से 5 अलग अलग जोखिम को वर्गीकृत करता है। 0%, 10, 20, 50 और 100, ठीक है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? एक बात सही है। क्वेश्चन नंबर 81 है, शुद्ध राष्ट्रीय प्रयोज्य आय NNDI की गणना के निम्नलिखित में कौन से घटक शामिल होंगे? इसमें जो घटक शामिल है 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये। एक तो यहाँ से होगा शामिल इसमें कि जो शुद्ध राष्ट्रीय आय है NNI में, ठीक है। सेकेंड बात बोल रहा है यहाँ पर कि विदेशों से प्राप्त आय का संपत्ति पर यहाँ पर शुद्ध कर, ठीक है, ये भी यहाँ से करेक्ट होगा। तीसरा, विदेशों से प्राप्त सामाजिक योगदान और लाभ, ये भी बात करेक्ट है। अचल पूंजी का उपभोग इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ आंसर क्या होगा? 1, 2, 3 करेक्ट है, बी आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 82, 82 नंबर क्वेश्चन है 82। रिकार्डियन इक्विवेलेंस का आर्थिक सिद्धांत ये सुझाव देता है कि उधार लेकर सरकारी खर्च का वित्त पोषण करने का
आर्थिक प्रभाव वही होता है जो कि क्या, नई मुद्रा छपाना, ये वर्तमान में करों में वृद्धि, ये सार्वजनिक वस्तुओं में विस्तार का प्रावधान। क्या होगा, आंसर हो जाएगा T2 का करेक्ट आंसर। यहाँ से जो रिकॉर्डियन जो इक्विवेलेंस है, जो मूल रूप से डेविड रिकार्डो से जुड़ा हुआ है और जिसे बाद में रॉबर्ट बैरो के औपचारिक रूप से दिया गया था। और ये तर्क देता है कि सरकारी खर्च के वित्त पोषण का तरीका जो होता है ये इसी समष्टि आर्थिक प्रभाव को नहीं बदलता है। आंसर बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं। क्वेश्चन 83 नंबर है। 83 नंबर क्वेश्चन है, कृषि विविधीकरण के संबंध में विचार करना है। ये एक प्राथमिक फसल की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के उत्पन्न होने वाले बाजार जोखिमों को कम करता है। पहला 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से आपका जो होगा करेक्ट है। सेकंड, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का समाधान करने के लिए ग्रामीण जो कार्यबल है उसमें पूरी तरह से शहरी विनिर्माण की ओर स्थानांतरित कर देता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि पर कृषि विविधीकरण का उद्देश्य ग्रामीण कार्यबल को पूरी तरह से शहरी विनिर्माण की ओर स्थानांतरित करना नहीं होता है, जबकि यहाँ पर इसका उद्देश्य केवल बिल्कुल विपरीत है। इसके ग्रामीण कार्यबल के लिए उपलब्ध यहाँ पर कृषि संबद्ध गतिविधियों के दायरे का विस्तार करके इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादन की ओर से बनाए रखना होता है और संलग्न करना। ठीक है, सेकंड गलत है। तीसरा, ये गैर मानसून ऑफ सीजन दौरान पूरक स्थायी आय क्या करता है, प्रदान करता है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से जो स्टेटमेंट इसका रहेगा ये क्या होगा, सोचो। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है ये। ठीक है, तीसरी बात सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट है तो सी यहाँ से सही आंसर है 83 नंबर का। आते क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले वह प्राथमिक आर्थिक तंत्र क्या है जो किसानों द्वारा डिस्ट्रेस सेल का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर ये बनता है भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण अलाभकारी कीमतों में तेजी से उपज में बेचना। बी यहाँ से क्या होगा, 84 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 85 नंबर। 85 है कि भारत में योजना अवकाश की समय अवधि क्या है, जिसे 3 वार्षिक योजनाओं के रूप में भी जानते हैं। आंसर हो जाएगा 85 का करेक्ट आंसर 1966 से 69 इसका तीसरी पंचवर्षीय योजना विफलता, मुद्रास्फीति और रुपए के अवमूल्यन के कारण 3 वार्षिक योजनाएं के शुरू की गई थी और इन्हें जिन्हें योजना अवकाश भी कहा जाता है, जिसके कारण चौथी पंचवर्षीय योजना स्थगित करना पड़ा था। आंसर सी करेक्ट है 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 1991 की नई आर्थिक नीति के प्रभाव के संबंध में विचार करना है। स्थिरीकरण नीतियों के जो सब्सिडी है उसको वापस लेने के माध्यम से राजकोषीय घाटे को कम करने पर बल दिया गया है। पहला क्या होगा, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकंड, अचानक आए वैश्वीकरण के झटकों से ग्रामीण गरीबी की रक्षा के लिए कृषि क्षेत्र को दिए जाने वाले बैंक ऋण में भारी वृद्धि हुई है। सेकंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि 1991 के बाद की अवधि के वास्तव में कृषि के लिए यहाँ पर संस्थागत ऋण प्रवाह में गिरावट देखी गई थी। जैसे यहाँ पर वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में तो यहाँ पर बैंकों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता है और विवेकपूर्ण मानदंडों की ओर ढकेला गया था और कृषि ऋण में विस्तार के बजाय संकुचन हुआ था, क्योंकि इसमें जोखिम भरा और कम रिटर्न वाला माना गया था। सेकंड गलत है। तीसरा, राजकोषीय संकुचन के परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र के भीतर पूंजीगत व्यय में अत्यधिक कटौती हुई थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है तो 86 का भी करेक्ट आंसर है। 87 नंबर है। 87 नंबर है। इसमें बोला है विभिन्न राज्यों के रसद व्यापक सुगमता सूचकांक के संबंध में विचार करना है। इसका प्रकाशन राज्यों के रसद प्रदर्शन को रैंक करने के लिए यहाँ पर नीति आयोग द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। पहला 87 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लीड्स की परिकल्पना और प्रकाशन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार द्वारा किया जाता है, न कि नीति आयोग द्वारा। सेकेंड बात है, यह सूचकांक केवल धारणा आधारित सर्वेक्षण पर आधारित होता है और वस्तुनिष्ठ सांख्यिकी जो संकेतक है उसका उपयोग नहीं करता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह विश्व बैंक के एलपीआई की कार्य प्रणाली को लीड्स पर थोपता है, जबकि यहाँ पर एलपीआई को पूरी तरह से धारणा आधारित सर्वेक्षण पर निर्भर करता है। और लीड्स जो होती है इसको जानबूझकर इसे आगे जाने के लिए डिजाइन किया गया और इसमें धारणा आधारित जो हितधारक है उसके सर्वेक्षण डेटा को वस्तुनिष्ठ सांख्यिकीय संकेतक बुनियादी ढांचे के पहुंच के ऊपर प्रमुख सड़क गलियारे हैं उनकी गति को दोनों को सुधार को लेकर शामिल करता है। ठीक है, और वस्तुनिष्ठता को बढ़ाना और डीपीआईआईटी को एक लक्ष्य घोषित करना होगा। सेकंड गलत है, पहला गलत है। तीसरा आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं। तीसरा है तटीय राज्य अक्सर लीड्स सूचकांक की
अचीवर श्रेणी में प्रमुखता शामिल रहे होते हैं। तीसरी बात, करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर तटीय जो राज्य होते हैं ये लीड्स के विभिन्न जो संरक्षक होते हैं, संस्करण होते हैं और लगातार अचीवर्स की श्रेणी में प्रमुखता से शामिल रहते हैं। और 2024 में ये तटीय अचीवर्स में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु शामिल थे। ठीक है, ये पैटर्न पोर्ट कनेक्टिविटी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ बेहतर एकीकरण में प्राकृतिक लाभों को दर्शाता है। आंसर क्या होगा? ओनली 3 करेक्ट है, तो बी। अच्छा, गलत पूछा है तो 87 का हो जाएगा, 1 और 2 गलत है ना, तो ए यहाँ से गलत हो जाएगा। 88 आते, 88 नंबर क्वेश्चन है यहाँ से। इसमें बोल रहा है कि केंद्रीय सार्वजनिक यहाँ पर जो क्षेत्र है उसके उद्यम के महारत्न का दर्जा देने वाले पात्रता के संबंध में विचार करना है। विचार किए जाने वाले कंपनी के पास पहले नवरत्न दर्जा होना चाहिए। पहला क्या होगा? 88 का पहला करेक्ट है। सेकंड, पिछले 3 वर्षों के दौरान इसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। सेकंड बात गलत है क्योंकि आवश्यक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ की सीमा 5,000 करोड़ है, ना कि 10,000 करोड़। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा है, ये केंद्र सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक असूचीबद्ध कंपनी होनी चाहिए। तीसरी बात गलत है क्योंकि यहाँ पर ये एक सूचीबद्ध कंपनी के रूप में होना चाहिए था। ठीक है। चौथा है, इसकी महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति या अंतर्राष्ट्रीय परिचालन होना चाहिए। ये बात करेक्ट है। आंसर पहला और चौथा करेक्ट है, तो सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 89 89 नंबर, 1956 की औद्योगिक यहाँ पर जो नीति प्रस्ताव है उसके बारे में विचार करना है। इसने भारतीय उद्योगों को अपने राज्य की जो स्वामित्व है उसके आधार पर 3 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बोला अनुसूची ए में वे उद्योग शामिल हैं जो विशेष रूप से राज्य के स्वामित्व में होंगे और उसी के द्वारा विकसित किए जाएंगे। सेकेंड बात 89 का सेकेंड स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पारंपरिक जो जजमानी यहाँ पर व्यवस्था थी उसके मुख्य रूप से यहाँ पर ये निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी, ये बताना है आपको। ये किस पर आधारित थी? तो यहाँ से जो स्टेटमेंट दे रखे हैं ये आधारित थी। ABCD करके यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये आधारित हो जाएगी किस पर? करेक्ट आंसर संरक्षक जो जाति थी सेवा प्रदाता जातियों के बीच एक यहाँ पर वंशानुगत आर्थिक, सामाजिक और अनुष्ठानिक संबंध को लेकर के इसमें ये आधारित थी। राइट, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 90 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन जैविक खेती को अपनाने की आर्थिक चुनौतियों की वैचारिक व्यवस्था की व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा, एक तो पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट जो है ये प्रारंभिक संक्रमण वर्षों के दौरान जैविक खेती की पैदावार आमतौर पर पारंपरिक खेती की तुलना में कम होती है। पहली बात करेक्ट, एकदम सही है। सेकेंड बात है, रासायनिक रूप से उपचारित कृषि वस्तुओं की तुलना में जैविक उत्पादों की सेल्फ लाइफ अक्सर कम होती है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा है, ये कम ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करता है क्योंकि ये पूरी तरह से स्वचालित रसायन मुक्त बीज मशीनरी पर निर्भर होता है। तीसरी बात क्या होगी? सोचने वाली बात है। तीसरी बात गलत है, सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर जैविक खेती पारंपरिक खेती की तुलना में काफ़ी श्रम प्रदान करती है। ठीक है, क्योंकि ये रासायनिक इनपुट के स्थान पर खाद तैयार करती है और हाथों से निराई करती है और जैविक कीट नियंत्रण को लेकर हरी घास, ठीक है, हरी खाद और मानवीय कार्य को लेकर उपयोग करती है। ये मानव श्रम पर क्या होगा? ये बढ़ी हुई निर्भरता अब वास्तव में रोजगार को लेकर कम की बजाय उसे बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। गलत हो जाएगा ये। आंसर क्या होगा? तीसरा गलत है। 1 2 करेक्ट था ना? 1 2 करेक्ट था, ठीक है, 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 बोले केंद्रीय बजट 2026-27 में रुपया कहाँ से जाता है? रुपया कहाँ जाता है के विवरण के अनुसार सरकार के कुल वे कितना प्रतिशत विशेष रूप से मुख्य सब्सिडी के लिए आवंटित किया गया था? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर। 92 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ से ये हो जाएगा ए नंबर 6%। ठीक है, 6% यहाँ से करेक्ट आंसर है क्योंकि यहाँ पर विवरण के अनुसार सरकार का कुल व्यय कितना परसेंट यहाँ पर रूप में सब्सिडी के लिए आवंटित है? 6% तक। ठीक है, और सब्सिडी का 6% हो गया। मान लो आपसे पूछ लिया प्रमुख सब्सिडी का 6% हो गया और मान लो आपसे पूछे केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर कितना? 8% पूछ सकता है। रक्षा को लेकर के 11%, केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं को लेकर के 17% और ब्याज भुगतान को लेकर 20%। तो ये सब पॉइंट आप नोट कर लो एक्स्ट्रा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हस्तांतरण आय माना जाता है और इसे इसलिए राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने को इसे शामिल नहीं किया जाता है? आंसर 93 का क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से एक तो देखो पहली बात यहाँ से जो बोल रहा है ये क्या होगा? ये यहाँ से
करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला किसी हस्तांतरण आय माना जाता है और इसलिए यहाँ पर राष्ट्रीय आय का आकलन लगाते समय इसमें शामिल नहीं किया जाता है। एक तो उपहार और दान हो गया इसमें, ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, उपहार और दान, ठीक है, चैरिटी, लॉटरी, जुर्माना और दंड, है ना, कर, ये सब हमारे क्या होते हैं, हस्तांतरण वेब होते हैं जो बिना किसी उत्पादक सेवा के प्राप्त होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ से सभी होंगे, ठीक है, इन्हें राष्ट्रीय आय से बाहर रखा जाता है और क्योंकि वे वर्तमान में उत्पादन से प्राप्त नहीं होते हैं। डी करेक्ट है। क्वेश्चन 94 है, जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वह कम गुणवत्ता वाली ब्रेड कम और उच्च गुणवत्ता वाली ब्रेड अधिक खरीदता है, तो ये स्थिति किस प्रकार की वस्तु को दर्शाती है? ये वस्तु दर्शाती है किसको? ये दर्शाती है निम्न स्तरीय वस्तुओं को, विलासिता वस्तुओं को नहीं दर्शाएगी, निम्न स्तरीय वस्तुओं को दर्शाएगी, क्योंकि एक निम्न स्तरीय वस्तु वह होती है जिसमें आय की वृद्धि के साथ साथ और उसके कारण मांग की कमी आती है और उसमें मांग की कमी रोज नकारात्मक होती है। और उदाहरण के लिए जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है आप कम मूल्य वाली ब्रेड कम खरीदने लगते हैं, थोड़ी महंगी खरीदेंगे, उच्च गुणवत्ता वाली लेंगे, जैसे जैविक ब्रेड अधिक खरीद सकते हैं, है ना। ये आंसर 94 का क्या होगा? सी करेक्ट है। क्वेश्चन 95 है, 95 बोला कि प्राथमिक क्षेत्र के संबंध में विचार करना है। जनगणना 2011 के अनुसार कार्यबल का क्षेत्रफल लगभग 3/5% का हिस्सा कृषि और यहाँ पर संबद्ध जो गतिविधि है उस पर निर्भर है। 95 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, सही बात है यहाँ से इसकी। सेकेंड बात है, इस क्षेत्र की नौकरियां को ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। सेकेंड गलत है, क्योंकि यहाँ पर कृषि, डेयरी, वानिकी और मछली पकड़ने जैसी जो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं इनको लगे लोगों को अक्सर रेड कॉलर कहा जाता है, ठीक है, जो श्रमिक के साथ साथ उनके निकट संबंध और प्राकृतिक संसाधन को उनकी निर्भरता को दर्शाता है। राइट, ओनली वन करेक्ट है, सेकेंड गलत होगा। सही पूछा ए। क्वेश्चन नंबर 495 हो गया। 96 नंबर है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के संबंध में विचार करना है। उन्हें 1945 में रॉयल सोसाइटी के सदस्य के रूप में चुना गया था। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, उन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की और सांख्य नामक एक पत्रिका की शुरुआत की थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात 96 का यहाँ से करेक्ट है भी, ठीक है, पहली भी सही होगी, है ना, पहला गलत नहीं होगा, पहली भी बात सही है, दूसरी भी सही है, क्योंकि यहाँ पर महालनोबिस का जन्म 1893 में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज के इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त की थी और सांख्यिकी के विषय में उनके योगदान दिया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और 1945 में उन्हें ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी को फेलो सदस्य के रूप बनाया गया था। दोनों बातें करेक्ट हैं। 96 का सी। 97 नंबर है, भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखते हैं 97 में ये बोला है कि इस योजना का उद्देश्य भोजन, काम और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और उत्पादकता में वृद्धि करना था। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये बोला है। दूसरी बात है, ये योजना अत्यधिक सफल रही थी और जिसमें 5% के लक्ष्य को मुकाबले इसमें 6% से अधिक यहाँ पर वृद्धि हासिल की थी, जिससे अर्थव्यवस्था को हिंदू विकास दर के आगे बढ़ाने में मदद मिल गई थी। तो ये दोनों बातें जो हैं इनमें से यहाँ पर किसकी, कौन सी योजना की यहाँ पर बात कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा 97 का, ये बात कर रहे हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 98 नंबर है, स्वतंत्र भारत में आय संबंधी जो यहाँ पर गरीबी में पहली बार महत्वपूर्ण और निरंतर गिरावट की किस अवधि के दौरान देखी गई थी? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर, ये देखी गई थी मध्य 1970 से 1990 तक के बीच में, ठीक है, डी यहाँ से आंसर है। 99 नंबर, निरपेक्ष गरीबी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये बुनियादी जीवन यापन की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक न्यूनतम आय सुनिश्चित करने की एक अस्थायी अल्पकालिक अक्षमता होगी। पहली बात 99 का यहाँ से क्या होगा? ये गलत है, क्योंकि निरपेक्ष गरीबी आमतौर पर एक दीर्घकालिक संरचना स्थिति है, न कि अस्थायी। ये बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं से गंभीर रूप से वंचित होने का संदर्भित करती है, जिनमें भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, सुविधाएं, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, सूचना, ये सब शामिल होती है। न केवल आय पर बल्कि सेवाओं तक पहुंच भी निर्भर करेगी, ठीक है, पहला गलत है। सेकेंड यहाँ से इसमें बोल रहा है कि इसका निर्धारण परिवारों के सापेक्ष आय या उपभोग स्तरों की तुलना में करके किया जाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि आवश्यकताओं को पूरा करने के अस्थायी या अल्पकालिक असमर्थता को क्षणिक गरीबी या चक्रीय अस्थायी गरीबी के रूप में जाना जाता है, जो अचानक नौकरी छूटने, मौसमी चक्रों या प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकती है। आंसर क्या होगा? दोनों बातें गलत हैं। 99 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 100 है, गिनी गुरांग के संबंध में विचार करना है। ये लॉरेंस वक्र से प्राप्त
एक आर्थिक संकेतक है जिसका उपयोग किसी देश के आर्थिक विकास को आकलन करने में किया जा सकता है। 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकेंड, गिनी गुणांक का मान एक जनसंख्या के भीतर पूर्ण आय समानता की स्थिति को दर्शाता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि गिनी गुणांक जो होता है 0 से 1 के पैमाने पर काम करता है। 0 जहाँ पर पूर्ण समानता, ठीक है, और 1 क्या होगा? पूर्ण असमानता। लिख लो, तो क्या होगा? सेकंड गलत है, पहला सही है। इसका प्राथमिक कार्य गिनी किसी यहाँ पर जो जनसांख्यिकी में मौजूद आय की असमानता या समानता की डिग्री को मापता है और उसे मात्रात्मक रूप देता है। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 100 का आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 101 है। 101 बोला है कि राज्यों के बीच यहाँ पर जो हस्तांतरण के लिए 16वें वित्त आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित में से मानदंडों पर उनके जो भार है उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो देखते हैं क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो पहला हो जाएगा यहाँ से, इसमें से आपका पहले हो जाएगा इसमें तीसरा नंबर जीडीपी में योगदान, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा दूसरा जनसंख्या, फिर आय में दूरी। 3, 2, 1 यहाँ से इसका सही आंसर होगा, ठीक है, 16 वित्त आयोग के हिसाब से। क्वेश्चन 102 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्ती जमा खाते की प्राथमिक यहाँ पर विशेषता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 102 का आंसर हो जाएगा सबसे अच्छा वर्णन करता है। करेक्ट आंसर, एक निश्चित राशि पूर्ण निर्धारित समयावधि में नियमित अंतराल पर जमा की जाती है। बी यहाँ से आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर आवर्ती जो जमा है ये बैंक खाता या डाकघर में जमा ऐसा खाता होता है जहाँ जमा करता है एक निश्चित समयावधि में, ठीक है। उसके लिए जो निश्चित समयावधि में हर महीने एक पूर्ववर्ती निर्धारित राशि जमा करता है, और ये उन प्रारूप व्यक्तियों के लिए है जो हर महीने एक निश्चित राशि जमा करना चाहते हैं ताकि कुछ वर्षों बाद उन्हें एक मुश्त राशि प्राप्त हो सके। पहला गलत है, दूसरी बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। 103 नंबर है, बैंकों द्वारा ली जाने वाली प्रतिभूति के आधार पर निम्नलिखित में से किसे ऋण की श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? नहीं किया गया है, आंसर हो जाएगा 103 का करेक्ट आंसर यहाँ से 103 का सी यहाँ से कारपोरेट इक्विटी शेयरधारक जो हैं द्वारा प्रतिभूति ऋण, ठीक है, क्योंकि बैंकों द्वारा ली जाने वाली जो प्रतिभूति है इसके आधार पर जो कारपोरेट इक्विटी है उसके द्वारा शेयरों को जो प्रतिभूति है इसको ऋण प्रतिभूति इसका आंसर होगा 103 सी। 104 निम्नलिखित में से कौन से वाणिज्यिक बैंक के कार्य हैं? वाणिज्यिक बैंक के कार्य में से कौन से? आंसर हो जाएगा 104 का करेक्ट आंसर यहाँ से। ये एक तो धन प्रेषण, वस्तु की सुरक्षित अभिरक्षा, गारंटी की जारी करना, ठीक है, और परियोजना मूल्यांकन, ये सभी यहाँ से क्या होंगे? 104 का आंसर हो जाएगा डी। 105 है, केंद्रीय बजट 2026-27 में रणनीतिक और सीमांत विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए घोषित प्रमुख पहलों में से निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था? किसे शामिल नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर यहाँ से जो होगा ये सी, 50 नए मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी 105 का सही आंसर है, ठीक है। आगे आते हैं, मेगा जो टेक्सटाइल पार्क है जहां बजट में एकीकृत टेक्सटाइल कार्यक्रम को तहत चैलेंज मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था, वहीं से 50 नए पार्क स्थापित करने की बात स्पष्ट रूप से नहीं की गई थी और मौजूदा पीएम मित्र योजना में मुख्य रूप से 7 एकीकृत पार्क पर बात बताई गई थी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? सी। 106 नंबर है, याद रखने के पॉइंट के यहाँ पर हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 106, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित राजस्व बजट व्यय कितना है? करेक्ट आंसर 106 का हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा? ये हो जाएगा 41.3 लाख करोड़ रुपए, इसका सही आंसर है। 106 का क्या होगा? डी करेक्ट है। 107 नंबर है, केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार सार्वजनिक पूंजी व्यय वित्त वर्ष 2015 में निम्नलिखित में से किस स्तर तक बढ़कर वित्त वर्ष 27 में अनुमानित स्तर तक पहुंच गई है? आंसर हो जाएगा 107 का करेक्ट आंसर 2 लाख करोड़ से 12.2 लाख करोड़ तक, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये पूंजीगत व्यय में निरंतर विस्तार विकसित भारत की विजन की तहत यहाँ पर सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित जो विकास रणनीति है इसका केंद्र बताता है। 108 नंबर है,
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर 2011-12 की कीमतों पर बिहार के सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है जीएसडीपी में वृद्धि की दर क्या थी? करेक्ट आंसर 108 का हो जाएगा। यहाँ से ये थी बी नंबर, मतलब 8.6% इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और वास्तविक रूप से जीएसडीपी जो है 5,31,372 करोड़ तक यहाँ पर पहुँच गया था। ठीक है, मौजूदा कीमतों पर यह करीब 13% पर वृद्धि रही थी। राइट, तो आंसर यहाँ से 108 का भी करेक्ट है। 109 नंबर है, 109 बोला है उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में विचार करना है। ये गैर नाशवान वस्तुएं जिन्हें न्यूनतम 3 वर्ष के जीवन काल के लिए डिजाइन किया गया है। 109 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, ये आम तौर पर गैर टिकाऊ वस्तु की तुलना में सस्ती होती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु की आमतौर पर गैर टिकाऊ वस्तु की तुलना में अधिक महंगी होती है, और क्योंकि वे अधिक समय तक चलती है और उनके उत्पादन की लागत अधिक होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, सेकंड गलत होगा। 109 का एक गलत क्या है तो बी गलत क्या होगा तो 2 गलत है। 110 नंबर है, अभिकथन ए और यहाँ पर कारण आर दे रखा है। 2020-21 और 24-25 के बीच महामारी के कारण स्थिर कीमतों पर बिहार के सकल राज्य मूल्य संवर्धन जो है उसमें जीएसवी में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी भारी गिरावट देखी गई थी। पहला 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है ना? क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 2020-21 और 24-25 के बीच जो स्थिर कीमत है उस पर बिहार के जीएसवी में द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी में काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई थी, और ये 21.1 से बढ़कर 26.8 हो गई थी, ना कि इसमें कोई गिरावट आई थी। इसमें बढ़ोतरी का मुख्य कारण निर्माण और विनिर्माण गतिविधियों से मजबूत वृद्धि देखी गई थी। 110 का पहला गलत हो जाएगा कथन, है ना? आगे कारण क्या होगा? कारण बोला है कि इसी अवधि में 2020-21 से 24-25 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी घटकर 18.3% रह गई थी और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होकर 54.8% हो गई थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसका करेक्ट है, आंसर डी सही है। 111 नंबर है, देखते हैं 111। बिहार में रोजगार और श्रम संकेतकों के संबंध में विचार करना है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में पुरुष श्रमिकों की सबसे बड़ी श्रेणी आकस्मिक श्रेणी की है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 111 गुजरेगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उद्घृत जो PLFL डेटा है उसके अनुसार बिहार में 28.5% पुरुष यहाँ पर श्रमिक आकस्मिक होंगे। हालांकि यहाँ पर स्वरोजगार पुरुष श्रमिकों से काफ़ी बड़ी श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ पर बिहार में लगातार स्वरोजगार पर उच्च निर्भरता देखी गई है, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। पहला बात गलत हो जाएगी यहाँ से। सेकेंड बात है 2024-25 में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में इसके तहत प्रशिक्षित लगभग 76.7% व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। सेकेंड बात सही है। तीसरा, MGNREGS जो जॉब कार्ड है धारकों में अनुसूचित जाति के परिवारों की हिस्सेदारी करीब यहाँ पर 24-25 से घटकर 17.9% हो गई है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर कथन में जो MGNREGS है ये जॉब के कार्डधारकों में अनुसूचित जातियों की हिस्सेदारी जो है ये घटकर 17% हो गई। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में इसके विपरीत दिखाया गया है। अनुसूचित जातियों में हिस्सेदारी में 17.9% से बढ़कर कितनी हो गई है? ये 19.9 हो गई है। तो बढ़ी है आंकड़ा, ना कि घटी है ना? आंसर क्या होगा? तीसरा गलत है, पहला गलत है। तीसरा गलत है, पहला गलत है, तो गलत पूछा 1 और 3। 112 नंबर है, 112 है, बिहार में बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में विचार करना है। बिहार में सड़क परिवहन ने 15 वर्षों में लगभग 34% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। 112 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिहार में सड़क परिवहन क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान 13.4% औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की है, और बिहार ने 15 वर्षों में सड़क संपर्क पर यहाँ पर 70,560 करोड़ खर्च किए हैं। पहला गलत है। सेकेंड बात है पटना में अर्बन वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1500 करोड़ होगी। सेकेंड बात ये भी गलत है। कितनी है? करीब 908 करोड़ है। इसका जस्ट आधे से कम थोड़ा, राइट। और हवाई क्षेत्र में GSVA 2011-12 से 24-25 के बीच यहाँ पर 15 गुना से बढ़कर 31 करोड़ रुपए हो गया है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? पूछे कौन सा यहाँ पर गलत है, तो 1 और 2। क्वेश्चन 113,
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजनाओं ने सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर ध्यान केंद्रित किया है? करेक्ट आंसर 113 को हो जाएगा इससे क्या? 113 का जो करेक्ट आंसर होगा ये यहाँ से डी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना इसका आंसर होगा। 114 नंबर है क्या लिखा है इंग्लिश में, क्या लिखा है? नरकसे कि गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत के अनुसार अल्प विकसित देशों में कम आय प्राथमिक कारण क्या था इसका? करेक्ट आंसर इसका प्राथमिक कारण है कि निम्न उत्पादकता और निम्न बचत। नर्क्स के सांसद जो नर्क्स थे उनसे अनुसार आपूर्ति पक्ष में बचत करने पर क्षमता कम होती है, जो राष्ट्रीय आय के निम्न स्तर का परिणाम होती है, और ये निम्न वास्तविक आय के निम्न उत्पादकता का परिणाम होता है, जो मुख्य रूप से पूंजी की कमी के कारण होती है, और पूंजी की कमी बचत की कारण जो क्षमता होती है उसका परिणाम होती है, और इस प्रकार ये चक्र दुष्चक्र बन जाता है। ठीक है, आंसर 114 का सी। 115 भारत में गरीबी आकलन के लिए निम्नलिखित में से किन उपायों का उपयोग किया जाता है? 115 का आंसर हो जाएगा ये किया जाता है। एक तो हेड काउंट रेशियो, गरीबी अंतराल अनुपात, अमर्त्य सेन का सूचकांक। तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर डी सही होगा। 116 है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2025 के लिए औसत हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति कितनी थी? 116 का आंसर हो जाएगा ये थी कितनी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का ये थी 1.7%, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अप्रैल से दिसंबर 2025 के लिए 1.7% की औसत डेडलाइन मुद्रास्फीति दर्ज की गई थी। ये यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं, क्वेश्चन है यहाँ से 117 है आर्थिक यहाँ पर सर्वेक्षण 2025-26 में रेखांकित जो रोजगार प्रवृत्ति है उसके संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वित्त वर्ष 2024 में संगठित विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार में साल दर साल लगभग 6% की वृद्धि हुई है। पहली बात क्या होगी 117 का स्टेटमेंट? यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो होगा यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में कुल रोजगार करीब 56.2 करोड़ था, जिसमें पहली तिमाही की तुलना में लगभग 8.7 करोड़ नौकरियां जुड़ी हैं। सेकेंड बात भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा, इस श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक संगठित क्षेत्रों में श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 54% से अधिक है। ये भी बात करेक्ट है। आंसर 17 का डी करेक्ट है। 1, 2 और 3। 118 अभिकथन ए और कारण आर देखते हैं। अभिकथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए सेवा क्षेत्र सबसे प्रमुख यहाँ पर गंतव्य बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 23-25 के बीच यहाँ पर एफडीआई का औसत 80.2% है। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है 2005 से 24 के बीच में वैश्विक वाणिज्यिक सेवा निर्यात भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से अधिक बढ़कर 4.3 हो गई है, जिससे यहाँ पर प्रौद्योगिकी की व्यावसायिक सेवाओं की वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हो गई है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए करेक्ट होगा, सही होगा। 119 नंबर है केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार बजट अनुमान 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकोषीय घाटा जो है ये 4.3% है। ठीक है, केंद्रीय बजट 26-27 में वित्त मंत्री ने 26-27 के बजट अनुमान के लिए राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3% पर निर्धारित किया है, और ये 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए पहले से निर्धारित 4.5% के लक्ष्य से काफ़ी नीचे घाटे को सफलतापूर्वक कम करने के बाद सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण को मार्ग जारी करता है। 120 नंबर क्वेश्चन 120 भारत में सब्सिडी और सार्वजनिक व्यय के संबंध में विचार करना है। सब्सिडी आमतौर पर भारत में सार्वजनिक व्यय का 5% से कम होती है। पहला 120 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि 16वें वित्त आयोग ने सौंपी गई हाल ही रिपोर्ट में भारत में सब्सिडी का हस्तांतरण का एक अध्ययन के अनुसार सब्सिडी सार्वजनिक व्यय का लगभग 7% से 10% हिस्सा बनाती है, जो 5% से स्पष्ट रूप से अधिक है। ठीक है, गलत हो जाएगा। सेकेंड बात है सब्सिडी जो है ये बाजार की जो विफलता होती है उसको ठीक कर सकती है और कमजोर आबादी को सहायता प्रदान कर सकती है, और अलक्षित सब्सिडी उत्पादक सार्वजनिक जो निवेश होते हैं उसके लिए भी धन कम कर सकती है। 2-3 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर 120 का क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो सी। 121 नंबर क्वेश्चन है 1990 के दशक में शुरुआती आर्थिक सुधारों के दौरान प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार अचानक हुई वृद्धि में औपचारिक रूप से क्या दर्शाती है इसको? आंसर हो जाएगा 121। ये दर्शाती है गैर कृषि रोजगार के अवसरों की कमी के कारण
बढ़ती आंशिक बेरोजगारी को। सी यहाँ से आंसर होगा। 122 नंबर है, जोखिम पूंजी से भारित यहाँ पर परिसंपत्ति अनुपात के संबंध में विचार करना है। इसमें बैंकों को अपनी परिसंपत्ति के जोखिम समायोजित मूल्यों पर आधार पर एक निश्चित प्रतिशत पर पूंजी बनाए रखने की आवश्यकता होती है। 122 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि बैंक जमाकर्ताओं की रक्षा करे और स्थिरता बनाए रख सके। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं, आंसर यहाँ से सी। 123 नंबर है, कौन सा क्षेत्र इस उच्च स्तरीय निर्णय लेने के लिए संबंधित है और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों जैसे उच्च स्तरीय पेशेवर शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा 123 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये गोल्ड कॉलर पेशेवर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 123 का बी यहाँ से सही आंसर होगा। 124 है, निम्नलिखित योजनाओं को उनके निर्माण के अनुसार वर्ष की युग्म के अनुसार विचार करना है। देखते हैं 24 को। पहला, इसमें बोले कि बॉम्बे प्लान और गांधीवादी योजना। बॉम्बे प्लान 1944, 45 नहीं होगा। पीपल्स प्लान, पीपल्स जो प्लान है ये 1950 बोल रहा है ना, तो यहाँ से क्या होगा? ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर पीपल्स प्लान 1945 है। सर्वोदय योजना है 1950, तीनों गलत हैं। कितने सही है? कोई सही नहीं है, डी। 125, भारत में पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं के विकास लक्ष्य किसके संबंध में निर्धारित किए गए थे? आंसर हो जाएगा ये निर्धारित किए गए थे राष्ट्रीय आय के जो संबंध में निर्धारित किए गए थे, डी आंसर होगा। अटल पेंशन योजना के संबंध में विचार करना है। इस योजना के तहत बाहर निकलने और पेंशन शुरू होने की आयु 60 वर्ष है। 126 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इस योजना के तहत ग्राहक मासिक और त्रैमासिक या अर्धवार्षिक के आधार पर योगदान कर सकता है। सेकेंड बात यह भी करेक्ट है। 126 का सी, दोनों बातें सही है। 127, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋण जो इक्विटी है उसके अनुपात को सही ढंग से परिभाषित करता है? ऋण इक्विटी को, ठीक, जो ऋण इक्विटी है इसको जो सबसे सही ढंग से परिभाषित करता है वो हो जाएगा, ये अनुपात का एक वित्तीय अनुपात होता है जिसका उपयोग कंपनी की संपत्ति जो होती है उसके वित्त पोषण के लिए उपयोग में किए जाने वाले ऋण और शेयरधारकों की इक्विटी के साथ सापेक्ष में अनुपात को मापने के लिए कर सकते हैं। इसे समानतः इस प्रकार व्यक्त करते हैं, ऋण इक्विटी होता है अनुपात इक्वल होता है कुल देनदारियां अपॉन शेयरधारकों की इक्विटी। ये दर्शाता है कि कंपनी उधार लिए गए धन जो कितना इस पर निर्भर है और कंपनी द्वारा वित्तीय जो लीवरेज है उसमें कितना जोखिम स्तर बताती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 127 का ए आंसर करेक्ट आंसर है। 128 है, प्रमुख औद्योगिक जो समिति है और उनकी जो मुख्य सिफारिश है उसके बारे में विचार करना है। करवे समिति, ये हम लोग कर चुके थे पहले, है ना। देखते हैं, करवे समिति जो होती है 1955, जिसे औपचारिक रूप से ग्राम और लघु उद्योग की समिति के रूप में जाना जाता है। करेक्ट है, और यहाँ पर लघु रोजगार उद्योग को बढ़ावा देना, बल देना, सही बात है। सेकेंड बात है हजारी समिति हो जाएगी औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली समीक्षा और उसके अमूलचूल परिवर्तन को सिफारिश करना होगा। ठीक है, और जो औद्योगिक लाइसेंस के लिए यहाँ पर इसका गठन हजारी यहाँ पर जो समिति है 1966 में किया गया था। ठीक है, तो दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा है आबिद हुसैन समिति, ये व्यापार नीति और लघु क्षेत्र के सुधारों के लिए सिफारिश की थी। तीसरी बात भी करेक्ट है 1997 में। ठीक है, तीनों बातें करेक्ट है। 128 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सी सही आंसर सभी तीनों। 129 है, औद्योगिक उत्पादन जो सूचकांक है उसके बारे में विचार करना है कि आईआईपी के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आईआईपी के बारे में जो कथन गलत है ये हो जाएगा, आईआईपी का संकलन प्रकाशन सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय जो होता है उसको करता है। करेक्ट बात है। आईआईपी गणना के लिए यहाँ पर उपयोग किया जाने वाला वर्तमान आधार वर्ष 2011-12 होगा, ये भी बात करेक्ट है। और सूचकांक में विद्युत क्षेत्र का भार खनन क्षेत्र अधिक होता है, ये बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कथन आधिकारिक भार जो होता है ये संरचना के विपरीत होता है। इसमें खनन क्षेत्र का भार करीब 14.37 होता है जबकि विद्युत क्षेत्र का भार 7.99% होता है। ठीक है, तीसरा गलत है। गलत पूछा था तो यहाँ से तीसरा गलत हो जाएगा, सी। 130 नंबर है, 130 बोला है कि क्वेश्चन सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी और यहाँ पर तंत्रों की उनकी विशेषताओं के बारे में। ट्रोल, ऑफसेट, ट्रांसफर, पहला ये क्या होता है? ये परिचालन जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे उसको निजी निवेशक को अग्रिम शुल्क
के बदले पट्टे पर देना होगा। ठीक है, पहला क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, स्विस चैलेंज एक निजी कंपनी को परियोजना प्रस्ताव पेश करती है जिसे बाद में सार्वजनिक बोली के लिए खोल दिया जाता है। सेकंड बात क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, अव्यवहार्यता अंतर, ये सामाजिक रूप से आवश्यक है लेकिन आर्थिक रूप से अव्यवहार जो परियोजना है उसके लिए पूंजीगत लाभ का 100% तक वहन करेगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण परियोजना को पूंजी लागत का 100% तक कवर नहीं करता है और आर्थिक कार्य विभाग VGF योजना के अनुसार अनुदान कुल परियोजना की लागत का 20% तक सीमित है और जिसे यहाँ पर प्रोजेक्ट मंत्रालय द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त 20% के साथ पूरा किया जा सकता है। ठीक है, आंसर क्या होगा, 130 का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा बी करेक्ट है। दो बातें, ठीक है, तीसरा गलत था। 131 है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में विचार करना है। देखते हैं, इसमें बोला कि इसकी स्थापना मूल रूप से G7 देशों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा शोधन से निपटने के लिए की गई थी। पहली बात करेक्ट है। FATF की ग्रे लिस्ट आधिकारिक तौर पर उन देशों की पहचान करती है जो सक्रिय रूप से वैश्विक आतंकवाद को समर्थन और वित्त पोषण करते हैं। गलत है, क्योंकि ग्रे लिस्ट ये से औपचारिक रूप से बढ़ी हुई निगरानी वाले जो क्षेत्राधिकार होते हैं उसके रूप में जाना जाता है। उन देशों की पहचान कर सकती है जिनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाली प्रणालियों में रणनीतिक कमियां होती हैं। ओनली वन करेक्ट है। 131A। 132 132 मुक्त व्यापार समझौता FTO के बारे में रूल्स ऑफ ओरिजिन का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का करेक्ट आंसर। यहाँ से किसी उत्पाद को मूल देश की पहचान करने और व्यापार विचलन को रोकने के लिए कर सकते हैं। सी यहाँ से आंसर होगा इसका। ठीक है, रूल्स ऑफ ओरिजिन का उपयोग। 133 नंबर है, नाम मात्र जो प्रभावी विनिमय दर नीर उसके में वास्तविक प्रभावी विनिमय दर रीर उसके बारे में विचार करना है। ये नाम मात्र प्रभावी विनिमय दर नीर जो होता है इसमें वृद्धि विदेशी मुद्राओं की एक टोकरी की तुलना में घरेलू मूल्य से अधमूल्यन को दर्शाती है। 133 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, वास्तविक प्रभावी दर रीर जो होती है इसमें वृद्धि का तात्पर्य कि देश के जो निर्यात है उसमें विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी हो गया है। सेकंड, गलत है, उल्टा बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर रीढ़ में वृद्धि का वास्तव में अर्थ निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक में गिरावट होना, ना कि सुधार होना। ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात है, व्यापारिक भागीदारी की तुलना में घरेलू मुद्रास्फीति की उच्च दर नीर और रीढ़ के रुझानों के बीच विचलन के कारण बनने की। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर 1 और 3 करेक्ट है। 33 का आंसर क्या होगा, 133 का सी। 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार लेन देन की विशेषता होती है। बाजार लेन देन की विशेषता कौन सी है, आंसर हो जाएगा 134 का करेक्ट आंसर। यहाँ से ये प्रकृति में दीर्घकालिक, गलत है। सेकंड, काफ़ी कम जोखिम और साधनों का उपयोग किया जाना, ये बात करेक्ट है। काफ़ी अधिक लेन देन को लागत होना, ये बात गलत है, क्योंकि उच्च तरलता परिचालन में दक्षता के कारण मुद्रा लेन देन काफ़ी कम होती है। काफ़ी अधिक मात्रा, ये बात करेक्ट है। आंसर 2 और 4 करेक्ट है। ठीक है, तो बी करेक्ट है। 135 है, ट्रेजरी बिल के संबंध में विचार करना है। इनके अंकित मूल्य पर इसे छूट जारी करने के लिए किया जाता है, जो परिपक्वता पर अंकित मूल्य पर ही भुनाया गया है। पहला 135 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, इन अल्पकालिक साधनों में निवेश विशेष रूप से केवल वाणिज्यिक बैंकों के प्राथमिक डीलरों तक ही सीमित होती है, गलत है, क्योंकि ट्रेजरी बिलों में निवेश केवल वाणिज्यिक बैंकों तक, प्राथमिक डीलर तक सीमित नहीं है। ये न्यूनतम निवेश की आवश्यकता को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति, संस्थान या इकाई में निवेश कर सकता है। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर है। 136 है, दूरसंचार क्षेत्र यूनिवर्सल सर्विस एप्लीकेशन फंड के बारे में विचार करना है। USOF वित्त पोषण दूरसंचार ऑपरेटर को समायोजित सकल राजस्व कर लगाए गए यूनिवर्सल एक्सेस लेवी के माध्यम से किया जाता है। पहला 136 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, USOF को भारत की संचित निधि में अलग अलग एक स्वतंत्र अतिरिक्त बजटीय कोष के रूप में बनाए रखा जाता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि USOF को भारत की संचित निधि के बाहर नहीं रखा जाता है और इसमें भारतीय दूरसंचार अधिनियम 2003 के माध्यम से वैधानिक दर्जा मिलने के बाद को भारत के लोक लेखा के भीतर एक गैर व्यक्तिगत जो निधि है उसके रूप में बनाए रखा जाता है, इसलिए क्योंकि यह अतिरिक्त बजट निधि नहीं है। ठीक है, USOF को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए भारतीय दूरसंचार अधिनियम में संशोधन किया गया था। तीसरा करेक्ट है। आंसर 1 और 3। 136 का सही आंसर क्या होगा, 136 का सही आंसर सी।
137 नंबर है, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में विचार करना है। भारत सरकार का NIIF में अनिवार्य रूप से 51% की काफ़ी बहुमत इक्विटी हिस्सेदारी होती है। 37 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत सरकार NIIF में जानबूझकर 49% हिस्सेदारी रखती, ना कि करीब 51% की बहुमत हिस्सेदारी। गलत है। सेकेंड, NIIF भारत की वित्तीय विनियमों के तहत वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में सेबी से पंजीकृत होता है। सेकेंड सही है। तीसरा, NIIF मास्टर फंड जो मुख्य रूप से निर्माण पूर्व चरण में ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि NIIF मास्टर फंड स्पष्ट रूप से सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे और बिजली जैसे परिचालन और राजस्व उत्पन्न वाली बुनियादी ढांचे को उसकी परिसंपत्ति पर ध्यान केंद्रित करता है, और यह निर्माण निष्पादन जोखिम को कम करने के लिए शुरुआती चरण ग्रीनफील्ड परियोजना को जानबूझकर बचाता है। आंसर क्या होगा? तीसरा गलत है और पहला गलत है, दूसरा करेक्ट है, बी। 138 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला कौन सा वैधानिक नियामक निकाय भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का संचालन और पंजीकरण करता है? आंसर हो जाएगा 138 का करेक्ट आंसर, सेबी इसका सही आंसर होगा। 139, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उदार मौद्रिक नीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? उदार मौद्रिक नीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है मुद्रा और ऋण आपूर्ति में वृद्धि करना। ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 139 का। 140 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण होते हैं? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में से कौन से होते हैं? आंसर 140 का हो जाएगा यहाँ से। एक तो पहला नगद अधिच्छेद अनुपात, ठीक है, तीसरा तरलता समायोजन की सुविधा, और चौथा इस स्थायी सुविधा सीमांत, ठीक है। तो 1, 3, 4 इसका 140 का आंसर होगा बी। 141 क्वेश्चन है यहाँ से, इसमें बोला है टेलर नियम के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा? देखो, टेलर नियम है एक मौद्रिक नीति नियम है जो मुद्रास्फीति उत्पादन और जो अन्य आर्थिक स्थिति है उसको देश को लेकर के अनुरूप में मात्र नाप का नीति ब्याज दर में परिवर्तन करने के लिए दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है। आंसर यहाँ से सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 142, 142, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के सही कार्य होंगे? इसमें से भारतीय रिजर्व बैंक इनमें से कौन से सही कार्य है? आंसर हो जाएगा 142 का करेक्ट आंसर। यहाँ से क्या होगा? 142 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, एक तो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन होना, ठीक है, ये रुपये की जो मुद्रा प्रबंधन नियम है इसमें इसको प्रबंध करता है। सेकंड, भुगतान और निपटान प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखना, ये भारत में वाणिज्यिक बैंकों के समय समय पर निरपेक्ष ऑडिट कर सकता है, और आरबीआई हमेशा बैंकिंग जो उद्योग है उसमें कर्मचारियों को आवश्यक रूप में प्रशिक्षण प्रदान करता है। चारों बातें करेक्ट है 142 का डी। 143 नंबर है, बिहार के सकल राजस्व जो घरेलू उत्पाद है GSDP के संबंध में विचार करना है। 2024-25 में बिहार ने स्थिर 2011-12 की कीमतों पर 8.6% की वृद्धि दर्ज की है, जो भारत की 6.5% GDP की वृद्धि दर से अधिक होगी। 143 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, मौजूदा कीमतों पर 2024-25 में बिहार का GSDP 13.1% से बढ़कर लगभग 5,31,372 हो गया है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, कितना हो गया? 5,31,372 यहाँ से नहीं होगा इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा आपको यहाँ से जो 24-25 में GSDP 13.1 है ना, तो 13.1 था वृद्धि हुई थी, और ये आंकड़ा लेकिन नहीं था, है ना, 13.1 की वृद्धि थी, लेकिन जो आंकड़ा दे रहा है ना ये आंकड़ा नहीं था, 13.1 तो था, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, इसने पिछले 3 वर्षों में बिहार की आर्थिक वृद्धि वर्तमान और स्थिर दोनों की कीमतों में भारी भारत की यहाँ पर GDP से अधिक यहाँ पर देखी गई है, ये बात करेक्ट है। एक और चीज सही है, बी यहाँ से आंसर है। क्वेश्चन 144 है, मुद्रा गुणक जो है उसके बारे में विचार करना है। ये मुद्रा पूर्ति की उस यहाँ अधिकतम राशि को दर्शाता है जिसे यहाँ पर बैंक द्वारा जारी की गई हाई पावर्ड मनी की प्रत्येक इकाई के लिए उत्पन्न कर सकता है। 144 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, नगद प्रधान अर्थव्यवस्थाओं में आमतौर पर अत्यधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था की तुलना में उच्च मुद्रा गुणक देखी जाती है। सेकेंड बात क्या होगी? गलत है, ठीक है, पहला करेक्ट है, दूसरा यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर मुद्रा गुणक के मामले में नगद जो प्रधान है और यहाँ पर अर्थव्यवस्था में वस्तु में गुणक कम होता है, क्योंकि यहाँ पर भौतिक और धन जो बैंकिंग प्रणाली है इसके बाहर रखा जाना, और इसके विपरीत अत्यधिक डिजिटल अर्थव्यवस्था को गुणक के रूप में अधिक होना, क्योंकि वे क्रेडिट माध्यम से ऋण देने के लिए काफ़ी अधिक मात्रा का सक्षम करते हैं। ओनली 1 करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 145 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में विचार करना है।
इसकी स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक के साथ की गई थी। पहला 145 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसका प्राथमिक अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना और विनिमय दरों की निगरानी करना होगा। सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा, ये वैश्विक आर्थिक जो रुझान है उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए वर्ष में 2 बार प्रमुख ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स प्रकाशित करेगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स विश्व बैंक का एक प्रमुख प्रकाशन न है और आईएमएफ के समकक्ष प्रमुख रिपोर्ट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, जो वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में प्रकाशित होती है। इसके अतिरिक्त आईएमएफ प्रमुख रिपोर्टों को समूह के इस्तेमाल के रूप में इसमें ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेनेबिलिटी रिपोर्ट और फिजिकल मॉनिटर भी प्रकाशित करता है। ये गलत होगा। 1-2 करेक्ट है इसका ना, हाँ 1-2 करेक्ट है, तो आंसर ए। क्वेश्चन 146 है, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में 1974 से 1979 के बारे में विचार करना है। इसका अंतिम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया और लॉन्च किया गया था? आंसर 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉन्च किया गया था डीपी धर के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए 46 का। क्वेश्चन 147 है, निम्नलिखित में से कौन सी नई आर्थिक नीति 1991 की प्रमुख विशेषताएं हैं? आंसर हो जाएगा 147 का करेक्ट आंसर। ये एक तो निजी क्षेत्र का प्रवेश होना, लाइसेंस से मुक्ति होना, ठीक है। आगे यहाँ पर विदेशी व्यापार में निवेश नीति का उदारीकरण होना और तकनीकी क्षेत्र में उदारीकरण करना। चारों बातें यहाँ से करेक्ट है, आंसर डी। 148 है, उस स्थिति को यहाँ पर वर्णन करना है के लिए यहाँ पर किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? जहाँ एक किसान जमीन के एक हिस्से पर 5 श्रमिक को काम पर लगाता है, जबकि उनके जो कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए वास्तव में केवल 2 श्रमिक की आवश्यकता होगी। आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर 148 का क्या होगा? सोचो आप, इतने क्वेश्चन आपको कराया मैंने इसके बेरोजगारी के, तो क्या होगा आंसर? 148 का अल्प बेरोजगारी इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 149, भारत में भुगतान संतुलन के संबंध में विचार करना है। वाणिज्यिक उधार जो होता है, वाणिज्यिक उधार और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को भुगतान संतुलन बीओपी के पूंजीगत खाते के दर्ज किया जाता है। इसमें पहला 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, भारत में वर्तमान में पूर्ण पूंजीगत खाता परिवर्तनीयता और आंशिक चालू खाता परिवर्तनीयता के तहत काम करता है। सेकेंड गलत है, क्योंकि पर भारत में 1994 में पूर्ण चालू खाता परिवर्तनीयता के ही प्राप्त कर ली थी, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। चालू खाते का घाटा हमेशा आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार के गिरावट का कारण बनता है। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि चालू खाता घाटा जो है ये हमेशा विदेश मुद्रा भंडार में गिरावट का कारण नहीं बनता है। ये भुगतान संतुलन के समग्र रूप में देखा जाने वाला चाहिए, ठीक है। तो 1 यहाँ से करेक्ट है, बाकी गलत है। पूछा क्या है, कौन सा सही है? केवल एक। लास्ट क्वेश्चन होगा 150, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार व्यापक आयात प्रतिस्थापन के स्थान पर लाया गया त्रिस्तरीय ढांचा अंततः किस ओर बढ़ने का लक्ष्य रखा गया है? आंसर हो जाएगा 150 का करेक्ट आंसर। यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर बी, स्वदेशी से रणनीतिक लचीलेपन को और अंततः रणनीतिक जो परिहार है उसकी ओर बढ़ना। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। तो इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। और यहाँ पर केजीएस का टेस्ट नंबर ये कितना था? टेस्ट नंबर 6 था, है ना। एक बात और, अभी ज्ञान बिंदु का हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं, कौन सा टेस्ट नंबर कर चुके हैं? पहला पूरा हो चुका है पार्ट 1 पार्ट 2 के साइड से। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्ञान बिंदु का टेस्ट नंबर 2, वो हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से एंड करते हैं। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे और एंड करते हैं इसको। और यहाँ पर सुबह हम लोग कर चुके थे एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 6 भी हम लोग ने किया, वो भी आप देख सकते हो, आज किया था मैंने, ठीक है। और यहाँ से एक बात, इसमें क्या है, जो बीपीएससी का यहाँ पर नोटिफिकेशन है ना, वो आ चुका है 72 बीपीएससी का, जिसका हम लोग पेपर कर रहे हैं। तो इसका नोटिफिकेशन देखो, पूरा एक एक चीज़ को यहाँ पर रीड करना है, कौन सी कितनी पोस्ट है क्या है ना, इसको आप जाके अच्छे से रीड करो। मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसको पूरा डाउनलोड करो और एक एक बात इसकी आपको जाके अच्छे से पढ़ना है पूरी, है क्या क्या यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको रीड कर सकते हो, राइट। तो एंड करते हैं इसको। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और यहाँ पर नोटिफिकेशन को कुछ डाउट रहेगा तो वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो इसमें, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।